ओके, सॉरी यार वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। देखो, तो किसी को इन दोनों एजम्पशन में कोई डाउट है तो पूछो कि अगर मान लो सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा होता है, मान लो कि ये रेडियस आर है और मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये आर्क लेंथ कितनी होती है? ये आर्क लेंथ होती है आपकी आर थीटा। और दूसरा, अगर आपका एंगल बहुत छोटा है तो आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? थीटा। आप साइन थीटा को लिख सकते हो, आप साइन थीटा को थीटा एज्यूम कर सकते हो। तो अब हम आते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम पे। तो इसको तुम समझना। देखो, सपोज करो कि ये कोई दीवार है और मान लो यहां से कोई मास हैंग कर रहा है, और मान लो कि ये लेंथ है एल। ये लेंथ कितनी दे रखी है? ये लेंथ आपको दे रखी है एल दे रखी है। ठीक है, तो अब मान लो कि मैं इस मास को यहां से यहां लेके जाता हूं। मान लो ये डिस्टेंस तो एल ही रहेगी क्योंकि स्ट्रिंग के लिए, और मान लो ये थीटा है। तो आप मुझे बताओ कि ये जो आर्क लेंथ होगा एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एल थीटा लिख सकता हूं। तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा एक्स अपॉन एल। एक तो ये इक्वेशन नंबर वन। कोई डाउट तो नहीं इस इक्वेशन में? मैं इस मास को यहां से यहां लेके गया, ये एल है, ये एल है, ये थीटा है, तो ये एक्स क्या होगा? आर्क लेंथ। तो एक्स को अपन एल थीटा लिख सकते हैं, तो थीटा क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन एल। अब तुम ध्यान से देखना, इस मास पे यहां पे नीचे की तरफ लगेगा एम जी, और इसको अगर तुम एक्सटेंड करोगे ना, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। तो ध्यान से देखना, इस एम जी के दो कंपोनेंट आएंगे। एक तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट, ये कितना आ जाएगा? एम जी कॉस थीटा। और थीटा से दूर वाला कंपोनेंट, ये कितना आ जाएगा? एम जी साइन थीटा। लेकिन तुम ध्यान से देखो, जैसे ही आप इस मास को रिलीज करोगे, तो ये मास कहां आएगा? उधर की तरफ जाएगा, क्योंकि अगर तुम सिंपल पेंडुलम में किसी मास को रिलीज करते हो तो वैसे ऐसे ऑसिलेट करता है, तो मास वापस उस तरफ क्यों जाएगा? एम जी साइन थीटा के कारण। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? एम जी साइन थीटा। और यहां पे आगे मैं माइनस लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि अपन मास को तो ऊपर लेके गए, लेकिन छोड़ने पे कहां जाएगा? पीछे की तरफ। तो फोर्स कितना आ जाएगा? माइनस एम जी साइन थीटा। फोर्स को आप पुट कर सकते हो मास इंटू एक्सलेरेशन, ये हो जाएगा माइनस एम जी साइन थीटा। एम से एम गया, तो एक्सलेरेशन कितना आया? माइनस जी साइन थीटा। लेकिन मैंने तुम्हें क्या कहा था कि अगर एंगल छोटा हो तो साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। तो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, देन साइन थीटा इज एज्यूम टू बी थीटा। तो ए कितना आया? माइनस जी थीटा। लेकिन थीटा क्या है? एक्स अपॉन एल है, तो ए को अपन क्या लिख सकते हैं? माइनस जी एक्स अपॉन एल। अब तुम ध्यान से देखो, ए के फॉर्मूले में माइनस है, ए के फॉर्मूले में एक्स है, मतलब एक्सलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ए की जगह क्या आ जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस जी एक्स बाय एल। तो माइनस से माइनस गया, एक्स से एक्स गया, तो आपका ओमेगा किसके बराबर आया? रूट ऑफ जी बाय एल। तो ओमेगा कितना आया? रूट जी बाय एल। लिख लो अपनी कॉपी में। और ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं? टू पाई बाय टी। तो टू पाई बाय टी कितना आया? रूट जी बाय एल। तो टाइम पीरियड को अपन क्या लिख सकते हैं? टू पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी। लिख लो अपनी कॉपी में। ये है आपका टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड एक तो लेंथ पे डिपेंड करता है कि आपके पेंडुलम की लेंथ कितनी है, दूसरा डिपेंड करता है जी पे कि एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है कितनी, है ना? तो जैसे अपने को याद है ग्रेविटेशन में पढ़ा था हमने कि हाइट पे जाते तो जी घटता है, डेप्थ पे जाते तो जी घटता है। तो ये जी मतलब एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल मतलब आपके पेंडुलम की लेंथ कितनी है। तो टाइम पीरियड कितना आया? टू पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी। लिख लो। और इसमें कोई भी डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। इसमें कोई भी डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। मैंने mg के दो कंपोनेंट लिए, एक लिया mg cos थीटा, एक लिया mg sin थीटा। लेकिन mg sin थीटा वो कंपोनेंट है जो वापस मास को अपनी मीन पोजीशन पे लेके जाएगा। तो इसलिए मैंने फोर्स को क्या लिखा? माइनस mg sin थीटा। फोर्स होता है मास इंटू एक्सलेरेशन, m से m गया, तो a कितना आया? माइनस जी साइन थीटा। एंगल छोटा है तो साइन थीटा थीटा हो गया, थीटा हो गया एक्स बाय एल। ए के फॉर्मूले में माइनस है और एक्स है, मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ए की जगह आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स से एक्स गया, ये ओमेगा आ गया। ओमेगा होता है टू पाई बाय टी, तो टी आ गया तुम्हारा। अब कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो।
किसी को कोई डाउट है स्प्रिंग मास सिस्टम और सिंपल पेंडुलम में? मेघना नो कोई सर। डाउट है? रानू, गार्गी, रिदम, हर्ष, No, रवीर भाई? नो सर। ओके, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो काइनेटिक एनर्जी, कॉमा पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं और टोटल कैसे निकालते हैं। अब तुम सब इस चीज को समझना। एक अगर तुम भूल गए हो तो परसों याद है मैंने तुम्हें डेरिवेशन कराया था, v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर तुम्हें नहीं याद है तो तुम खगोल के देखना, ये मैंने परसों तुम्हें डेरिवेशन कराया था। मैंने तुम्हें सिखाया था कि x, v और a में क्या रिलेशन होता है। तो a और x में तो क्या रिलेशन है, a होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और v और x में क्या रिलेशन है, ये वाला v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आज मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ सारी पुरानी क्लासेस की भी, जो 2 की नहीं भेजी है, तो ये तुम्हें मिल जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो पूछना। तो एक तो तुम्हें ये रिलेशन याद रखना है, और दूसरा तुम्हें याद है वर्क एनर्जी पावर में हमने टॉपिक पढ़ा था स्प्रिंग एनर्जी। तो अगर मान लो कोई भी स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और मान लो आपने उसको एक्स डिस्टेंस से खींच रखा है या एक्स से कंप्रेस कर रखा है, तो उस स्प्रिंग में कितनी एनर्जी आ जाती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। तो किसी भी स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब हम ध्यान से सुनना, तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सपोज करो कि ये कोई दीवार है और मान लो कि ये कोई सरफेस है, और मान लो कि ये आपकी मीन पोजीशन है, और मान लो कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना जो मास है वो यहां पे है, और अपना मास आगे जा रहा है वेलोसिटी v से, और मान लो अभी स्प्रिंग कितना खिंचाई हुई है x, और मान लो ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है प्लस है, ये पीछे वाली एक्सट्रीम पोजीशन है माइनस है। मतलब आपका मास यहां से यहां पे आ सकता है, घूम के जीरो पे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर वापस यहां पे आएगा, है ना। तो इस वक्त आप मुझे बताओ कि सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर होगी, क्योंकि अभी आपकी स्प्रिंग कितना खींचाई हुई है x। और अगर तुम्हें याद हो अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें कराया ओमेगा होता है रूट ऑफ के बाय एम। चेक करना टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, अभी अपन ने निकाला थोड़ी देर पहले। तो ओमेगा होता है रूट ऑफ के बाय एम, देखो ये रहा, ठीक है। तो ओमेगा होता है रूट ऑफ के बाय एम, तो यहां पे इस रूट को उधर भेजो तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा के बाय एम। तो के को अपन क्या लिख सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे के की जगह आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, अभी मैंने तुम्हें बताया हाफ एम वी स्क्वायर, यही होती है हाफ एम, और फिर आता है वी स्क्वायर। पर अभी मैंने आपको बताया वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने तुम्हें कहा था ये प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे पुट करो तो हाफ एम, वी का स्क्वायर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वी का स्क्वायर करोगे तो ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा और इसका रूट हट जाएगा। तो ये आ गई तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। एक तो ये दोनों फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाने चाहिए। और तीसरा टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ओपन कर दो इसको, ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इससे ये गया तो आपका टोटल एनर्जी कितना आया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, लिख लो। तो ये आ गई आपकी टोटल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल है, ये काइनेटिक है, ये टोटल है। तुम सब ध्यान से देखो, आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी एक्स पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी भी एक्स पे डिपेंड करती है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है, क्योंकि एम कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है,
एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, तो ना टोटल एनर्जी बढ़ेगी ना घटेगी। काइनेटिक बढ़ घट सकती है, पोटेंशियल बढ़ घट सकती है, पर टोटल हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। लिख लो, फिर मैं तुम्हें इसका ग्राफ बनवा रहा हूं, लिख लो एक बार इसको। लिख लो, अगर कोई भी स्प्रिंग x डिस्टेंस से खिंचाई हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी k क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। x का मतलब है कि आप मीन पोजीशन से कितना दूर हो, ठीक है। तो x का मतलब पोजीशन, या फिर आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वी का फॉर्मूला पुट किया, और टोटल क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दोनों को ऐड किया तो क्या बचा, खाली ये बचा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर। ए मतलब एम्पलीट्यूड, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एम मतलब होता है मास। तो ये प्रूफ भी है। किसका प्रूफ है, प्रूफ दैट टोटल एनर्जी इन एस एच एम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो अगर मान लो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आप प्रूव करो कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो आप प्रूव कर सकते हो, क्योंकि टोटल एनर्जी ना तो एक्स पर डिपेंड ही नहीं करती, तो ना बढ़ती है ना घटती है। तो आपको काइनेटिक पोटेंशियल लिखना है, ऐड करना है, टोटल निकालना है, और आपको बताना है कि भैया टोटल एनर्जी ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, इट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, अब तुम एक चीज ध्यान से सुनो, देखो ऑसिलेशन होता कैसे है। तो एक होता है आपका मीन पोजीशन, एक होता है आपका एक्सट्रीम पोजीशन, एक होता है पीछे वाला एक्सट्रीम पोजीशन। तो पार्टिकल कैसे ऑसिलेट करता है, देखो पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम जाता है, घूमता है, फिर मीन पे आता है, फिर पीछे वाले एक्सट्रीम पे जाता है, घूमता है, फिर मीन पे आता है। तो ये एक पूरी साइकिल है, और इस पूरी साइकिल में टाइम कितना लगता है, टी। तो मीन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से पीछे वाला एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से वापस मीन पे आता है। याद रखना, जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम जाता है ना, तो घूम के वापस मीन पे आता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे आपकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। क्योंकि जब भी पार्टिकल टर्न लेता है ना, तुम्हें याद है अगर अपन किसी बॉल को हवा में फेंकते हैं तो बॉल ऊपर जाती है और घूम के वापस आती है, ऐसा ही होता है, पर ऊपर ही ऊपर बॉल जाके रुक जाती है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। तो इधर एक्सट्रीम पे भी जीरो हो जाएगी, इधर वाले एक्सट्रीम पे भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, क्योंकि पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम जाती है, घूम के वापस आती है। तो जब भी पार्टिकल टर्न लेता है ना, तो वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। तो याद रखना, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक जीरो होती है, और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल क्या होती है, जीरो होती है ना। और मीन पोजीशन वो होती है जहां पे नेट फोर्स भी कितना होता है, जीरो। फोर्स जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक जीरो होती है, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल जीरो होती है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो दैट काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज इक्वल टू जीरो। लिख लो एक बार। ठीक है। तो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, पार्टिकल मीन पोजीशन के हिसाब से ऑसिलेट करता है। तो मीन से एक्सट्रीम जाता है, घूमता है, मीन पे आता है, फिर पीछे वाला एक्सट्रीम जाता है, फिर घूमता है, मीन पे आता है। तो याद रखना, एक्सट्रीम पे पार्टिकल टर्न करता है, और जहां पे भी पार्टिकल टर्न करता है, तुम खुद सोचो,
तुम मान लो कि तुम जा रहे हो, पीछे से किसने आवाज लगाई, तो तुम गाड़ी मोड़ते हो, तो जब गाड़ी मोड़ते हो तो तुम्हारी गाड़ी की वेलोसिटी क्या होती है, 0। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक 0 होती है, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल 0 होती है, लेकिन टोटल एनर्जी सब जगह क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। मान लो कि x इक्वल टू 0 है, मीन पोजीशन, ये x इक्वल टू प्लस ए है, ये x इक्वल टू माइनस ए है। मान लो ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। तो यहां पे ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है, तो ये तो आ जाएगा टोटल एनर्जी। और मान लो कि ये आपका y एक्सिस है, इस पे आपकी एनर्जी है। एक्सट्रीम पे क्या 0 रहता है, अभी मैंने तुम्हें क्या कहा था, एक्सट्रीम पे पार्टिकल रुक जाता है, तो एक्सट्रीम पे काइनेटिक 0 हो जाएगी। तो काइनेटिक का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। और मीन पे क्या 0 होती है, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। तो पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होती है, मीन पे 0 होती है। काइनेटिक एक्सट्रीम पे 0 होती है, मीन पे मैक्सिमम होती है। लिख लो अपनी कॉपी में। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और कोई तुम्हें पूछे कि बताओ पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, सेम, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक्सट्रीम पे सारी की सारी पोटेंशियल होती है, मीन पे सारी की सारी काइनेटिक होती है। और कुछ डाउट है इसमें तो पूछो। तो नेक्स्ट क्लास में एक हम करेंगे डैम्प्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं एक पीरियोडिक मोशन का, 3 है ना, और रेजोनेंस। तो अपन कल वाली क्लास में ये 4 टॉपिक करेंगे और अपन वेव्स पे जाएंगे कि वेव की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड कैसे निकाला जाता है। और कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो यार। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो। तो ये ग्राफ याद रखना, सारी इक्वेशन याद रखना, एक्स वी और ए का रिलेशन याद रखना, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, सिंपल पेंडुलम तुम्हें याद रखना है। और कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, चलो बाय यार। बाय सर।